फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम ज्योग्राफी कर रहे थे, ज्योग्राफी क्लास 8, उसका आज 5th चैप्टर है इंडस्ट्री। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में बांटा था, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्सरी एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है। जो भी रॉ मटेरियल्स आपको मिलते हैं ना, उन रॉ मटेरियल्स को वो ट्रांसफॉर्म करके आपकी यूटिलाइजेशन के लिए जो चीज़ बन सकती है वो बनाती है, उसे बोला जाता है इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज द रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ ए मोर वैल्यूबल टू द पीपल के लिए जो ज़्यादा वैल्यूबल हो, जो यूज़फुल हो सके, उसमें चेंज कर देती है। जैसे ट्रीज़ को वो पेपर बना देती है, पेपर से नोटबुक बना देती है, जो भी आपके यूज़ के लिए हो वो बना देती है। ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मिनरल्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये गुड्स का प्रोडक्शन करती है। कोल इंडस्ट्रीज़ है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ए कोल करती है, और कोल से फिर हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम कोई ना कोई एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ हुई जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता। अब देखो, इंडस्ट्री को भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे रॉ मटेरियल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको अलग बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, रॉ मटेरियल बेस्ड में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट करती हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हुई। लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, इनमें जो डिपेंडेंट कर रहे हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हुई। कौन कौन से, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज़, ये सब कौन सी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो मिनरल्स पे डिपेंड करती है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं आयरन मैग्नीज में डिपेंडेंट है, इसलिए वो स्टील जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ द मिनरल ओर्स और देयर रॉ मटेरियल्स, वो जो होती है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज ए हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवे कोचेस, इस तरीके की चीज़ें बनाती है। ठीक है, फिर आता है मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो कि ओशियनिक प्रोडक्ट या फिर क्या कहते हैं, रिवर या फिर बोलना चाहिए वाटर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, वो आती हैं मैराइन इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द सी एंड ओशियंस एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल्स में आती हैं, वो मैराइन बेस्ड होती है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड्स और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल्स, ठीक है, जो फिश ऑयल बनाना है ये भी मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आएगा। फिर आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे डिपेंड करती हैं, वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होंगी। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज द रॉ मटेरियल द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद, जैसे फॉरेस्ट आर पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग्स, इन सब में फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। फिर आता है साइज़ के बेसिस पे भी जो है इंडस्ट्रीज़ को वो बांटा गया है। इसमें 2 ही बाइफरकेशन किया गया है, एक है स्मॉल स्केल और एक है लार्ज स्केल। ठीक है, जहाँ पे क्या कहते हैं, स्मॉल साइज़ होता है उसे बोला जाता है स्मॉल स्केल, जहाँ लार्ज साइज़ होता है उसे लार्ज स्केल बोला जाता है। जैसे कॉटन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ ए स्मॉल स्केल। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, कम लोगों की ज़रूरत होती है, कम रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और कम आउटपुट निकल रहा है, जहाँ पे कम लोगों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ स्मॉल स्केल। वहीं पे जैसे बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे कम कैपिटल भी लगता है, टेक्नोलॉजी भी कोई ख़ास ऐसा नहीं लगती, बड़ी वो लग रही है। ठीक है, लार्ज स्केल के कंपैरिजन। वहीं पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, लोग भी ज़्यादा लगते हैं और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, कैपिटल भी हायर होता है, टेक्नोलॉजी भी उस सुपीरियर टाइप की यूज़ की जाती है। जैसे सिल्क
सिल्क वीविंग जो है वो क्या है, लार्ज स्केल है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। वहीं पे यदि मैं किसी स्टील प्रोडक्शन की बात करूँ तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। नेक्स्ट आया ओनरशिप। ओनरशिप में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे किसी प्राइवेटली ओन्ड, किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड किया जाए और ऑपरेट किया जाए, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा क्या कहते हैं, ओन की जाती है। वहीं पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जो गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, ये कौन सी होगी, ये गवर्नमेंट की होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ये कहाँ की होगी, ये है उसकी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की है। ठीक है, गवर्नमेंट की है तो उसमें गवर्नमेंट का अधिकार होगा। ठीक है, फिर आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाते हैं, उसको बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, गवर्नमेंट और दोनों साथ में मिलकर चलाते हैं और उसको बोला जाता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है। फिर वहीं पे कोऑपरेटिव सेक्टर कौन होगा, जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर। ठीक है, इसका जो ओनर कौन होगा, जो प्रोड्यूस कर रहा हो, जो सप्लाई कर रहा है, वो होता है, उसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, मिल्क कोई प्रोड्यूस कर रहा है वही सप्लाई कर रहा है, इस वजह से ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। वहीं पे सुधा डेयरी, ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ को है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है मार्केट पे। ठीक है, कि कहाँ पे हमें मार्केट मिलेगा वहाँ पे हम उस जगह पे क्या कहते हैं, इंडस्ट्री खोलेंगे। कहाँ पे हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल कितनी ईजिली कहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे हम इंडस्ट्री ओपन करेंगे। ठीक है, लेबर हमारे इंडस्ट्री तक कहाँ पे जल्दी पहुँच सकते हैं, हम ऐसी जगह पे तो ओपन नहीं कर सकते ना कि लेबर जो है वो पहुँच ही ना सके ईजिली, तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं की जा सकती। वहाँ पे ओपन की जा सकती है जहाँ पे वो ईजिली जो लेबर्स हैं वो पहुँच सकें। दूसरा, वो प्लेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास कितना पैसा हो और कहाँ पे हमें वो ज़मीन मिलती है जो हमारे पैसे के साथ इक्वालिटी मैच कर सके। ऐसा नहीं हो कि हम क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लोन लेकर और दूसरे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं सिटी के बीच पे। अब देखो, कोई भी लैंड है, ये तो सिटी के बीच में आप इंडस्ट्री बना रहे हो तो वहाँ की लैंड की प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पे आप सिटी से थोड़ा दूर जाकर इंडस्ट्री बना रहे हो तो वहाँ की प्राइस, वहाँ पे कैपिटल कम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना कैपिटल है और कहाँ पे आप इंडस्ट्री ओपन करते हो जहाँ पे आप बेनिफिशियल हो और बाकी चीज़ें भी आपकी प्रेफरेबल हो। पावर, इलेक्ट्रिसिटी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। आपको 3 फेज़ की ज़रूरत 3 फेज़ मिल जाए, 2 फेज़ की ज़रूरत 2 फेज़ मिल जाए, सिंगल फेज़ की ज़रूरत सिंगल फेज़ मिल जाए, इजीली पावर मिल सकता है। और साथ में पावर कट सबसे कम बार हो, वहाँ उस जगह पे मैं अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाहूँगी। ठीक है, लैंड, जो प्रेफरेबल लैंड चाहिए मुझे वो प्रेफरेबल लैंड मिले। यदि मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बना रही हूँ तो मैं ऐसी जगह खोलूँगी जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा हो, जिससे मैं डायरेक्टली फार्मर से कनेक्ट कर सकूँ और मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम आए। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं बनाऊँगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट, ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे बहुत इजीली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट की जा सके। यदि मुझे कहीं से रॉ मटेरियल मंगाना है तो भी मैं इजीली मंगा सकूँ, यदि मुझे अपना आउटपुट ले जाके मार्केट में सेल करना है तो मैं वहाँ पे भी इजीली सेल आउट कर सकूँ। तो इन सारी चीज़ों पे बेस पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे बनेगी। ठीक है, फिर आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम वो करता है। देखो, कोई भी इंडस्ट्री है उसमें हम इनपुट डालते हैं,
इनपुट कई चीज़ हो सकती हैं, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें होती है जिस पे इनपुट लगता है। फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट निकलता है और उस आउटपुट को हम सेल आउट करते हैं। इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी हो सकती है। प्रोसेस क्या करते हैं? वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और फिर आउटपुट निकलता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है और इससे हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये इनपुट हो गया। फिर हम प्रोसेस करके गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और डाइंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं और आउटपुट जो होता है वो शर्ट निकलता है जो कि आप पहनते हो। ठीक है, अब आती है बात इंडस्ट्रियल रीजन की। इंडस्ट्रियल रीजन की बात आती है। इस रीजन में नंबर ऑफ ए इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर बेनिफिट देयर क्लोजनेस। जैसे पूरी इंडस्ट्रियल एरिया है, देखिए जैसे ये सारा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ ब्लैक दिख रहा है ना, वो सब इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी बनी जो वेफर्स बनाती है। ठीक है, बगल में क्या कहते हैं, एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे स्टील का काम होता है। ठीक है, इनको भूख तो लगेगी इनके लेबर्स को, तो ये इस इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ इंडस्ट्रीज़ दूसरे इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं तब भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यूरोप में जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा और उससे भी ज़्यादा आपको ये देखिए यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में देखिए ये गैंगेटिक रीजन में मुंबई के आसपास, चेन्नई के आसपास आपको ये रीजन्स पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया। कहाँ पे ज़्यादा ओपन होते हैं? टेम्परेट एरिया, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए ऐसा रीज़न ढूंढा जाता है। ठीक है, नियर सी पोर्ट, सी पोर्ट के पास हो जिससे ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। ठीक है, स्पेशली नियर कोल फील्ड, ये हमें किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत हो, पावर की ज़रूरत है, तो हमें कोल फील्ड से हमें डायरेक्टली पावर मिल सके। इंडिया हैज़ ए सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। कहाँ कहाँ है? मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्री बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया में ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इंडस्ट्री तो हम बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री को बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर इंडस्ट्री की वजह से कोई डिज़ास्टर होता है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ के जाता है सोसाइटी में। ठीक है, एक ऐसा ही इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो था वो भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी वो लीक कर गई थी, क्या कहते हैं, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लीक कर गई थी और उसके लीकेज की वजह से पूरा फैल गया था, क्या कहते हैं, ये मिथाइल आइसोसाइनेट, और लोग बेहोश होने लग गए थे। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी कि एक एक दिन में 100 200 लोगों की डेथ हो रही थी। ऑलमोस्ट एरिया जो था वो डेड होता जा रहा था, किसी के घर के लोग नहीं बच रहे थे और इवन कुछ लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो गए। ठीक है, उनके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट किया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए। जब ये हुआ था तो ऑफिशियल डेथ जो है वो 3598 लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ भोपाल सिटी में। ठीक है, तो ये एक इस तरीके के डिज़ास्टर जो है वो होते हैं। ठीक, इसी तरीके से अभी 23 दिसंबर 2005 में कहाँ पे हुआ था? चाइना में, जहाँ पे 243 लोगों की डेथ हुई थी, 9,000 लोग इंजर्ड हो गए थे और 65,000 को एग्जीक्यूटेड किया गया था। वो लोग जब स्केप हुए थे, जो लोग स्केप नहीं हो पाए थे
उनके आईज, स्किन और लंग्स में गैस पहुंच गई थी और उनमें भी दिक्कत आई थी। ये इस तरीके क्या आपने कभी देखा होगा। अब माना ठीक है कि ये हम इंडस्ट्री बना रहे हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक रिस्क रिडक्शन मेजर्स होते हैं, उस रिस्क रिडक्शन मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। Densely populated residential areas should not be separated far away from the industrial area। जो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंस एरिया है ना, वो इंडस्ट्री से थोड़ा दूर होना चाहिए, जिससे यदि खुदा ना खास्ता कभी किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of the industry should be aware of the storage of toxins and or hazardous substance, their possible effect in case if accident occurs। ठीक है, यदि कोई कंट्री कोई इंडस्ट्री टॉक्सिक स्टोरेज गैसेस वो करती है तो उसके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे वो जो उसकी टॉक्सिसिटी है उसको वो कम कर सके। ठीक है, फायर वार्मिंग होनी चाहिए। ठीक है, फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि बहुत अच्छे तरीके का होना चाहिए कि यदि थोड़ा सा भी लीकेज होता है वो बता सकें। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का जो स्टोरेज है वो बहुत मिनिमल होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ की कैपिटल है उसके कंपैरिजन में ये निकाला जाता है कि कितने टॉक्सिक सब्सटेंस की ज़रूरत है, जो मिनिमम अमाउंट हो उतना ही होना चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, जो पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटी है इंडस्ट्री की उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे जिस भी सिटी और जिस भी जगह पर इंडस्ट्री है वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो सके। ठीक है, और आसपास जो है वो लोगों को कम से कम एक रेडियस तय होना चाहिए, जिस रेडियस के अंदर लोगों को रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या कहते हैं रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है यदि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कोई भी आता है। यहाँ तक हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं, इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करना है तो क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। होपफुली ये सारा कुछ आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।